और बचपन में दोस्त आपको लंगड़ा बोलते थे, तो ये बात आपके मन में कितना आज भी तकलीफ करती है ये बात? व्हील चेयर वाले हमारा मैट खराब कर दोगे। आपने 50-50 रुपए के लिए आपने ऑटो रिक्शा वाले के साथ काम किया। अगर मैं 50 रुपये भी लेके जाऊँ, चलो कम से कम दूध तो आ ही जाएगा। अभी तक भी ना मैं इतने हैंडीकैप दिखा दूंगा सर, जिनके पास कुछ है ही नहीं सर। कोच लेने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है पैसा है। सर सीन तो पैसा ही है सर। इलेक्शन के समय एक्सेसिबिलिटी की बात होती है कि व्हील चेयर वहाँ जा सकती है। इलेक्शन के टाइम इन बातों का ध्यान रखा जाता है। मेरे पापा की जो डेथ हुई थी 2002 में, उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था सर। तो फ्रेंड से वाइफ बनना और वाइफ से एक कोच बनना, तो इसमें से सबसे मुश्किल क्या था तीनों काम में? मुस्लिम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हिंदू को या कोई और भी धर्म हो, वो सिर्फ मुस्लिम को ही एक्सेप्ट करते हैं। आज के हमारे गेस्ट, जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि छोटी उम्र में ही उन्होंने लंगड़ा जैसे वर्ड इतने सुन लिए कि उसको उन्होंने अपनी ताकत बना ली। छोटी उम्र में जब वो 11th में थे तो फादर का साया उनके सर से चला गया और 50-50 रुपए कमा कर अपने परिवार को चलाया। इतना स्ट्रगल होते हुए भी आज जब हम उनको देखते हैं तो उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स में मल्टीपल मेडल्स उन्होंने लिए हैं। आज के हमारे गेस्ट अश्वनी कुमार, जिन्होंने मल्टीपल स्पोर्ट्स में मेडल अर्ज किए हैं। ये कहानी है एक हार से जीत तक की, ये कहानी है रेजिलियंस की। अगर आप भी अपनी लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा है, आप किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहिए या किस तरह का स्पोर्ट्स आपके लिए बेस्ट है, या अगर स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं तो उसकी कोचिंग कहाँ से ली जाए, किस तरीके से आप भी अपनी लाइफ को पैरा स्पोर्ट्स में बेस्ट बना सकते हैं और सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। ये एपिसोड में आपको पता चलेगा कि पैरा स्पोर्ट्स में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे बिता सकते हैं। देखते रहिए स्टैंड टॉल विद कुलविंदर सिंह। अश्वनी जी, जो आपको आज पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या जाने, आप कौन हैं? जी सर, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आई एम अश्विन, इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर। आई प्ले बैडमिंटन ऑन व्हील चेयर, रिप्रेजेंट ऑफ इंडिया। तो आप कब से खेल रहे हैं? सर एक्चुअली मैं 2016 से खेल रहा हूँ, बट उसमें क्या था कि 2016 से 2020 तक मैं क्रिकेट खेला हूँ, व्हील चेयर पर क्रिकेट। तो उसके बाद सर मेरा जो पैशन था, मेरे मन में था कि मैंने बैडमिंटन खेलना है, बट मुझे कोई ऐसे राह नहीं नज़र आ रही थी कि कैसे किया जाए। कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था बैडमिंटन में। तो फिर मेरी जो मुलाकात सर फेसबुक पे मेरी वाइफ जो शिवाना है, तो उनसे हुई। तो मैंने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उस वक्त, तो इन्होंने 4 दिन बाद एक्सेप्ट की थी। तो फिर इन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बताया था कि कैसे कैसे इसमें आना है। तो फ्रेंड से वाइफ बनना और वाइफ से एक कोच बनना, तो इसमें से सबसे मुश्किल क्या था तीनों कामों में से? सर सबसे मुश्किल वाइफ ही बनना था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मतलब कि एक कट्टरपंथी होती है। तो मुस्लिम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हिंदू को या कोई और भी धर्म हो, वो सिर्फ मुस्लिम को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो सर सबसे ज़्यादा तो वाइफ बनना ही था उनके लिए। और बचपन में आपको पोलियो हो गया और बचपन में दोस्त आपको लंगड़ा बोलते थे, तो ये बात आपके मन में कितना आज भी तकलीफ करती है ये बात? सर एक बात कहना चाहूँगा इस बात पे कि जब तक हमें कोई सर नेगेटिव नहीं करता, तब तक हम सक्सेस की तरफ नहीं चलते हैं। तो बात ये है कि बहुत इस चीज़ को मैंने फेस किया है, क्योंकि नॉर्मल के साथ खेलना, क्योंकि खेलने का शौक तो बचपन से ही हर बच्चे को होता है, वो चाहे हैंडीकैप्ट हो चाहे नॉर्मल हो। तो बहुत शौक था खेलने का सर, और शौक भी क्रिकेट का होता था खेलने का बचपन में। तो जब खेलते होते थे, कोई मिस्टेक हो जाती, थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती थी, तो वो यही यूज़ वर्ड करते थे, लंगड़ा। तो ये बात आज भी मन में हिट करती है? जी सर करती तो है, बट जिस मुकाम पे आज भगवान ने पहुंचा दिया है, तो वो मतलब कि एक तरह से अब डिस्ट्रॉयड हो गया सारा सर। तो समाज क्यों आज भी इस नज़र से देख रहा है कि समाज अब बदल चुका है? सर अब तो सर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं सर समाज में, क्योंकि जब से मोदी सरकार जी आई हैं, तो उन्होंने मतलब कि पैरा प्लेयर्स को एक नया रूप दिया है कि पैरा प्लेयर्स भी एक
मतलब कि इंसान होते हैं, इनको भी पूरा हक है खेलने का। तो फिर उनके बाद जो भगवंत मान जी ने अब नई मुहिम शुरू कर दी है कि पंजाब में खेड़ा बदन पंजाब के चला के पैरा वालों के लिए, तो वो भी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है पैरा प्लेयरों के लिए, और उससे पहचान भी बढ़ रही है और लोग हेल्प के लिए आगे भी आ रहे हैं। आपकी ओपिनियन है, लेकिन हज़ारों लोग तो अभी भी ये मानते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है उनके लिए। सर जिनके लिए नहीं हो रहा वो तो कहेंगे सर के सरकार कुछ नहीं करती है। हाँ, उस लेवल पे जो एक मतलब कि प्लेयर को जो मतलब कि प्लेटफॉर्म देना चाहिए एक प्लेयर को, इंटरनेशनल प्लेयर को, पैरा वाले को, वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रही अभी भी गवर्नमेंट, ये मैं मानता हूँ सर। कि जैसे एक नॉर्मल प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है तो उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है, उनको लाखों रुपया भी दे दिया जाता है अगर मेडल आता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही। बट जो पैरा प्लेयर है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल लेकर आ रहे हैं, बट उनके लिए आज भी कोचेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर। गवर्नमेंट जो है ना स्टेडियम, उनमें कोचेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अभी तक ये फैसिलिटी उनको नहीं मिल पा रही। तो इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों? सर ये तो सर सरकार ही जवाब दे सकती है इस बात का कि इतना ज़्यादा भेदभाव वो क्यों कर रहे हैं पैरा प्लेयरों के साथ। आपको क्या लगता है ये कैसे कम हो सकता है? ये सर ये तो सरकार के माध्यम से ही कम हो सकता है। हाँ, ये है कि अगर सारे हैंडीकैप्स जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो मिलकर आवाज़ उठाएं इस चीज़ के लिए, बट ये है कि ना कि सभी इकट्ठे नहीं होते इस चीज़ के लिए सर, बीच में कुछ दब जाते हैं, कुछ इग्नोर कर जाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जिनको सर फैसिलिटी मिल रही है अपने भी हैप पर, वो क्यों आगे आएगा, वो क्यों सरकार को गलत बोलेगा, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, तो जिनको नई फैसिलिटी मिल पाती वो आगे आना चाहते हैं, तो फिर यही है कि इकट्ठे नहीं हो पाते तो ज़्यादा सरकार को मतलब कि नहीं कर पाते सर कुछ। तो आपको मिल रही है तो आपको क्या लगता है सही है? सर हमें मिल रही है, ठीक है, बट हम फिर भी आवाज़ उठाते हैं सर। देखो सर, खेड़ा बदन पंजाब के में जब टूर्नामेंट हुए थे 2024 में, उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी नए बच्चों के साथ कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बैडमिंटन में, उनको कोई नॉलेज भी नहीं थी कि बैडमिंटन खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वो फ्रेशर थे सर, उन्होंने कर लिया पार्टिसिपेट, ठीक है। अब उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी कि ग्राउंड कहाँ से मिलेगा, जो वुडन कोर्ट है वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब वो गए डीएसओ सर के पास कि हमें जगह चाहिए, उन्होंने कर दिया कि आप उनके पास जाओ, जो प्रेसिडेंट हैं बैडमिंटन हॉल के, वो उनके पास गए तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम नहीं देंगे भी जगह, हमारे पास है नहीं, आप व्हील चेयर वाले हमारा मैट ख़राब कर दोगे जो सिंथेटिक लगा हुआ है, तो हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो सर डिप्टी कमिश्नर से जो हमें कोर्ट मिला हुआ है लुधियाना में, तो हमने उस पर उनको प्रैक्टिस करवाने का फ़ैसला किया दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कि हमने कहा नहीं, हमारी हेल्प भी होती है, हम भी किसी वक्त इसी तरह जूझ रहे थे मुश्किल से, हमारी हेल्प कोई नहीं कर रहा था, बट अब हमारी हेल्प हो रही है तो हमें हमारा फ़र्ज बनता है कि इनकी हेल्प करने का। तो सर 12 स्टूडेंट थे, ठीक है, हमारे 2 घंटे होते हैं सर 10 से 12 प्रैक्टिस के मॉर्निंग में। तो वो जो प्रेसिडेंट थे एकेडमी के, वो कह रहे अपने 2 घंटे में से इनको टाइम दो, अगर प्रैक्टिस करानी है तो हम इनको अलग टाइम नहीं दे सकते। तो हमने सर अपने 2 घंटे में उनको प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी सर, 12 बच्चों को सर। तो हमें प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिल रहा था सर, फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, धर्म है कर्म है, कोई बात नहीं, हमने ये सोच लिया था। तो हमने उनको प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी। जब सर टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो सर 12 में से 8 बच्चों के मेडल लगे थे। इतना बढ़िया? इतना बढ़िया सर। तो कोई उसमें गोल्ड मेडल था, कोई सिल्वर और कोई ब्रॉन्ज मेडल। कैसा फील हुआ? सर मैं उस वक्त फेवरेट माना जा रहा था गोल्ड मेडल के लिए, मेरा गोल्ड मेडल रह गया, क्योंकि मेरी व्हीलचेयर भी ख़राब हो चुकी थी सर, क्योंकि सभी यूज़ कर रहे थे, तब उनके पास व्हीलचेयर थी नहीं, सभी यूज़ कर रहे थे, तो मेरी व्हीलचेयर भी ख़राब हो गई थी। मैं सिल्वर मेडल जीता, बट मुझे कोई दुख नहीं था उस चीज़ का, क्योंकि मेरे माध्यम से 8 बच्चे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे सर। देखो, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकार बोल रही है जी दिव्यांग के लिए बहुत सारी स्कीमें चला रही है, बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, एनजीओस हैं, वो भी कर रही हैं, फिर भी अभी इतना गैप क्यों है कि इतने सारे प्लेयर के पास एक व्हीलचेयर, ऐसा क्यों? सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। सर देखो, जैसे आपने कहा ना कि बहुत एनजीओस वर्क भी कर रही है इस चीज़ पे, और सरकार मतलब कि स्कीमें भी निकाल रही है, बट सरकार की सर अगर बात करें तो हमें बहुत कम जो मतलब कि कह रहे हैं ना फैसिलिटी बहुत कम मिल पाई सर सरकार की तरफ से। कैसे कम मिल? सर जैसे अभी मैं अपनी वाइफ के बारे में बता रहा हूँ आपको, इसने टूर्नामेंट खेलना था एशिया क्वालीफाई के लिए, पहले हेल्प हो रही थी सर, ठीक है। देखो अब एशिया क्वालीफाई के लिए इसने टूर्नामेंट खेलना है, फ्रांस जाना है, ठीक है। अब उसमें इसकी हेल्प नहीं हो पा रही, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट ही एशियन क्वालीफाई है, तो उसमें इसकी हेल्प नहीं हो पाई सर। उस बात का मुझे बहुत दुख है कि आप अगर हेल्प कर रहे हो, मान लो मैं ही हूँ, मेरे मदर हैं, मेरे डैडी हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं पढ़ाई में, एजुकेशन में कर रहे हैं मेरी हेल्प,
मान लो मैं +2 तक पहुंच गया हूं, उसके बाद मुझे फर्स्ट ईयर करनी है, सेकंड ईयर करनी है और बीए फाइनल तक पहुंचना है, ठीक है। अब मुझे +2 कराने के बाद वो कहें कि आपके पास, हमारे पास अब फंड खत्म हो गया आपके लिए, ठीक है, तो उस बात का मुझे दुख रहेगा कि मैं बीए फाइनल क्यों नहीं कर पाया। इसलिए वही एनजीओस वगैरह भी हैं और गवर्नमेंट भी है, इतनी दूर आप हेल्प कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत थैंक यू सो मच। आपने इतनी हेल्प की है, बट आप उस चीज़ को मिस करवा रहे हो जिसके लिए प्लेयर एफर्ट करता है। क्योंकि हर प्लेयर का सर एक ही सपना होता है, एशिया खेलना और ओलंपिक खेलना सर। अब उस चीज़ में मिस हो जाए तो फिर सर वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि समय के हिसाब से अपने आप सुधरेगा कि जो डिसेबल कम्युनिटी है या दिव्यांगजन है उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे? जी सर बिल्कुल, दिव्यांगजन जितने भी है सर उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे हेल्प कर ही नहीं सकती सर। क्या क्या करना पड़ेगा सर? उसके सबसे लिए सर देखो, एक तो हम अगर धरने लगाएं सर, वो भी धरने लगा के भी सर देखे हुए हैं, उससे कोई इतना मतलब कि बेनिफिट नहीं मिल पाया। जो मतलब कि कानून के तरह ही चलो सर, ठीक है ना, एक एप्लीकेशन लगाओ, उसमें मेंशन करो कि हमें इस चीज़ की फैसिलिटी चाहिए, जो हमारा हक है, ठीक है। अगर वो हमें नहीं मिलता तो हम फिर उसके बाद हम धरना लगाएंगे। ये नहीं कि हम पहले ही धरना लगा के बैठ जाएं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। सरकार को एक अलर्ट करो, उनको एक बोन करो कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ नहीं मिल पाई हमें तो उसके बाद हम धरने पर बैठेंगे। तो आपको लगता है कि किसी की भी दिव्यांग की लाइफ में एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? जी सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। कैसे बताइए तो सर? अभी तक वैसे मैं देखा जाए तो अभी इतनी जॉब्स नहीं है हैंडीकैप्स के लिए, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड है जिन्होंने बीए, एमए और डिग्रीज वगैरह ही बहुत की है, बट वो अभी बिना जॉब के घूम रहे हैं, बट कईयों को मिली भी है सर जॉब। तो मुझे लगता है कि सरकार को पहल के तौर पर हैंडीकैप्स को जॉब देनी चाहिए। अगर एजुकेशन उनकी बढ़िया है तो पहल के तौर पर हैंडीकैप्स को जॉब देनी चाहिए सर। देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा गहराई से समझें तो RPWD एक्ट जो है 2016 वाला, उसके अंदर भी प्राविधान है कि डिसेबल को 4% की जॉब रिजर्वेशंस हैं। तो क्या एक डिसेबल पर्सन जागरूक नहीं है कि सरकार उसको आरक्षण को दे नहीं रही है? नहीं सर, डिसेबल पर्सन बहुत जागरूक है सर, उनको सभी चीज़ की नॉलेज है, बट ये कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है सर। क्योंकि सर पिछले, मैं शायद 2022 की बात करूं तो सर मुझे अभी तक याद है, हमने धरना लगाया था सभी बैडमिंटन प्लेयर्स और भी एथलीट्स, उसमें पावर लिफ्टिंग वाले भी, तो हमने धरना लगाया था कि हमें जॉब दी जाए। तो बट उसमें क्या था कि कैप्टन साहब ने किनको जॉब दी थी? 2 ऐसे पर्सन थे जो पहले से ही घर से बहुत हाई फाई थे, तो उनके मतलब कि घर वाले भी पहले से ही गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो उनको मतलब कि बुलाकर उन्होंने जॉब दे दी थी। वो भी नॉर्मल बंदे थे, पर जो इंटरनेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेल रहे थे या पावर लिफ्टिंग कर रहे थे या टेबल टेनिस के प्लेयर थे, उनको जॉब नहीं दी गई थी। आपने बचपन में जो एजुकेशन ली VRTC लुधियाना से आपने ली, जी तो सर। वहाँ पे एजुकेशन कैसे मिली? उसने आपका कैसे लाइफ में साथ दिया? सर वहाँ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था सर, क्योंकि वहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाई थी। तो साथ सर ये था कि मतलब कि एक तो हमारे लिए तो चलो फ्री था, बाकी बुक्स वगैरह तो चलो लेनी पड़ती थी सर, बाकी वो बस सर्विस थी उनकी, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था सर वहाँ पर। तो उसने आपको कितना, आज जो भी आप हो, आपको लगता है कि वो वाली एजुकेशन ने आपको तैयार किया आज के लिए? हाँ जी सर, वो वाली एजुकेशन ने तैयार किया। कैसे बताइए? सर वहाँ हर चीज़ को मतलब कि एक सिखाया जाता था कि हम मान लो अब डिसेबल हैं सर, ठीक है, हमें ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे, वो पहले हमें स्टडी में बताया गया था कि आपने नेगेटिव नहीं होना, आपको नेगेटिव करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आने वाले टाइम में, आपने नेगेटिव नहीं होना, स्ट्रोंग होना है, उनको वो चीज़ करके दिखानी है वो जो उनके माइंड में भी नहीं है। और अर्ली एज में आपके घर में आपके फादर नहीं रहे, तो इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा था? सर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था इस बात का, क्योंकि 2002 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। तो तब मैं 10th की स्टडी कर रहा था सर मैं, तो 10th तो चलो सर मैंने पास कर लिया था, बट फादर के जाने के बाद सारा बर्डन मेरी मम्मी पर आ गया था, क्योंकि अभी एक ही सिस्टर की शादी हुई थी, तो बाकी हम 3 भाई बहन अभी रहते थे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन था। सबसे ज़्यादा बर्डन एक तरह से मेरा ही था मम्मी को, कि ये हैंडीकैप्ड है तो इसको आगे मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी, कि इसको जो मेन मम्मी का था वो मेरा ही था, कि इसको कामयाब करना है, वो कैसे कर पाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा सर मुश्किल आई थी। फिर आपने क्या किया? सर मैं तो सर स्टडी कर ही रहा था, बट मैं +2 में फेल हो गया था तब मैं सर। हाँ जी सर, क्योंकि हमारे स्कूल में ये था कि सर 10th तक जो बॉयज़ हैं वो एजुकेशन कर सकते हैं, उसके बाद लड़कियां जो
+1 +2 से लड़कियों की एजुकेशन शुरू होती थी, वहाँ एडमिशन नहीं होती थी सर हमारे स्कूल में। तो मुझे प्राइवेट करनी पड़ी थी, तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाया सर पढ़ाई पर। एक तो डैडी का थोड़ा था माइंड में रहता था कि मेरे पापा जो इतने मतलब कि घर को चला रहे थे बढ़िया तरीके से और इतना प्यार करते थे, वो मेरे सर से चले गए, तो उस चीज़ का मतलब कि माइंड में रहता था, तो मैं फोकस नहीं कर पाया सर। फिर अर्निंग कहाँ से आई? सर अर्निंग मम्मी की गवर्नमेंट जॉब थी, तो बट ये था कि उसमें भी मम्मी बहुत मतलब कि कर्जे के नीचे आई आ रही थी गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी, क्योंकि बहन की शादी करनी थी, तो भाई की भी शादी करनी थी, तो इसलिए ना मम्मी के सर पे कर्जा बहुत चढ़ गया था सर। आपने आपकी मैंने हिस्ट्री में देखा कि आपने 50-50 रुपए के लिए आपने ऑटो रिक्शा वाले के साथ काम किया, वो क्या था? जी सर ये भी एक मेरी लाइफ का एक मतलब कि बहुत जैसे बैड एक्सपीरियंस कह रहे हैं, चलो यही मान लेते हैं, क्योंकि सर दिन में जाते थे अपने दोस्त के साथ ऑटो पर, तो वो कहता था आवाज़ें लगाओ सवारियों को आवाज़ें लगाओ तभी पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो मेरे भी दिल में होता था चलो अगर मैं 50 रुपये भी लेके जाऊँ, चलो कम से कम दूध तो आ ही जाएगा, मम्मी के दिमाग से थोड़ी टेंशन तो दूर होगी इस बात की। तो मैं सर आवाज़ें लगाता था, फिर सुबह से 8 बजे से चला जाता था, शाम को 5-6 कभी रात के 10 बजे उतारता था मेरा दोस्त मुझे ऑटो से नीचे, तो आवाज़ें लगाता था मैं, तो 50 रुपये मुझे देते थे वो। इतने साल बाद आपको लगता है कि आज भी जो एक डिसेबल हैंडीकैप पर्सन है वो भी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिसे आपने इतने सालों पहले गुजरी, कि आज उसकी दिशा बदल चुकी है? सर देखो अभी तक भी ना मैं इतने हैंडीकैप दिखा दूंगा सर जिनके पास कुछ है ही नहीं सर, कोई मतलब कि इनकम सोर्स ही नहीं है, राशन घर के राशन के लिए जूझते हैं सर। और ग्रुपों में जब डालते हैं ना सर वो कि प्लीज़ कोई बता दो पेंशन कब आएगी, 1500 पेंशन है सर मंथली, तो वो कई लोग डालते हैं कि ग्रुप में कि पेंशन कब आएगी। तो फिर सर मेरे माइंड में आता है अभी भी इतनी गरीबी में जूझ रहे हैं डिसेबल पर्सन कि 1500 रुपये के लिए वो पूछ रहे हैं कि कब आएगी, उनको एक राशन की ज़रूरत है। तब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होता है सर, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ सर मैं। तो आपको क्या लगता है कि ये गैप कैसे कम हो सकता है? सर ये गैप तो देखो सर सरकार के माध्यम, मैं पहले भी कह चुका, सरकार के माध्यम से ही ख़त्म हो सकता है। और हाँ एक चीज़ से और ख़त्म हो सकता है, अगर जैसे NGOs हेल्प जरूर करते हैं बट उनको सही गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है NGOs को। NGOs का भी क्या है सर हिसाब था, मान लो अगर मैं आपको जानता हूँ, आप NGO चला रहे हो, ठीक है, मान लो मैंने शबाना की हेल्प, आपने शबाना की हेल्प करनी है, ठीक है, मैं कहूँगा सर आप रहने लो, ये बस ऐसे ही है इनकी गेम, आप इनको हेल्प मत करो, ये तो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं हेल्प के लिए, इनको हेल्प मत करो। आपको क्या लगेगा कि हाँ ये जानता है इनको, कि इसको ज़्यादा पता होगा शबाना के बारे में, तो आप थोड़ा नेगेटिव हो जाएंगे उस चीज़ से, आप हेल्प नहीं करोगे, ठीक है ना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर सभी NGO से, आप अपने भी ऐप पर उस चीज़ को वेरिफिकेशन करो कि हाँ ये सच में नीडी है या नहीं। देखो जो मैंने पहले बात बोली थी सर, कितना बड़ा टूर्नामेंट मिस हुआ सर, ठीक है, शबाना का एशिया क्वालिफाई कर जानी थी, अगर एक टूर्नामेंट रह गया था, अगर खेल जाती, बट उसमें क्या था कि NGOs ने हेल्प नहीं की या फिर उनसे हो नहीं पाई हेल्प। बट ये है कि उस चीज़ को वेरिफिकेशन करो, पूरा करो वेरिफिकेशन, आपका भी हक है, अगर आप पैसा लगा रहे हो आपका पूरा हक है वेरिफिकेशन करने का, तभी उसको आगे जाके आप मतलब कि वो करो, उनको स्पॉन्सरशिप दो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का मैं कहूँगा कि सभी NGO से कि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो आप, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत से हैंडीकैप्ड लोगों की या फिर नॉर्मल ही कुछ ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, तो आपके माध्यम से हेल्प हो सकती है उनकी। आपका ऐसा मानना है कि NGOs जहाँ मदद कर रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़ा एक बिजनेस जनरेट कर रहे हैं इसके थ्रू? सर ये बात तो सर मुझे पता नहीं, और इस किसके बारे में ना सर मुझे कोई नॉलेज है सर। तो आपके हिसाब से NGOs अच्छा काम कर रहे हैं? सर NGOs अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक बात मैं और बोलना चाहूँगा सर यहाँ पर, अगर NGOs की बात चल रही है तो 2022 में सर मेरे मदर को हार्ट अटैक आया था, तो नाम नहीं लूँगा सर, सॉरी NGOs का। तो मैं उनके पास गया, उनके लाखों करोड़ों में व्यूज़ हैं, बहुत नाम है उनका। तो उन्होंने तो पहले मुझसे सवाल ये पूछा कि आप वहाँ लेकर क्यों गए, इतने महंगे हॉस्पिटल में क्यों लेकर गए, क्योंकि हमारा लुधियाना में हीरो हार्ट, आपको भी शायद पता होगा, हीरो हार्ट हॉस्पिटल है DMC। तो कह रहे आप वहाँ पर लेके क्यों गए, तो आपके पास अगर पैसे कुछ है तो तभी लेकर गए आप, तो ऐसे कैसे आप लेकर चले गए। मैं कहा भाई उस वक्त नहीं कुछ सूझा, बंदा मरने वाला है, उठा कर लेंगे तब देखा जाएगा, भगवान ने जो करना है वो तो बंदा बाद में देखता है। वो कह रहे सॉरी हम इस चीज़ में आपकी हेल्प नहीं कर सकते, अगर लेके आना तो कोई कहीं और रेफ़र कर देते, सॉरी उस हॉस्पिटल का भी नाम नहीं ले सकता, तो कह रहे कहीं और रेफ़र कर देते हैं, तो आप वहाँ इलाज करा लो।
तो कह रहे 2 घंटे का डिस्टेंस है लुधियाना से वहाँ तक का। तो कह रहे हमारी गारंटी नहीं है, पर रास्ते में पेशेंट को कुछ हो गया, हमारी एक तरफ आप कह रहे हो कि अब वहाँ आप क्यों लेकर के, आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि उस हॉस्पिटल में ले जाओ कि वहाँ सही इलाज है, ऊपर से आप गारंटी नहीं उठा रहे कि 2 घंटे के अंदर पेशेंट मर गया जाते जाते, उस चीज़ की आप गारंटी भी नहीं दे रहे। तो मैंने बहुत देखा है कि आजकल बहुत सारे हैंडीकैप लोग जो पैराप्लेजिक हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी रुझान रख रहे हैं। तो आपकी स्पोर्ट्स की जर्नी कैसे शुरू हुई? सर मेरी जर्नी ये थी कि 2016 में मैंने मतलब कि मैं ट्राईसाइकिल लेने गया था सर, कोई एनजीओ से मैं। तो वहाँ पर मेरे 2 फ्रेंड मिले थे मुझे, 2 जिन्होंने मेरे साथ एजुकेशन की थी, एक स्कूल में पढ़े थे सर हम। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू क्या कर रहा है आजकल। मैं कहा भी मैं तो कुछ नहीं कर रहा। कह रहे फिर ऐसे करो, फिर ऐसे क्रिकेट चला है व्हील चेयर क्रिकेट, तो उसमें आप आओ। उससे पहले आपने नहीं सुना था क्या होता है व्हील चेयर क्रिकेट? नहीं सर, उससे पहले मैंने नहीं सुना था सर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आओ तो आपको बढ़िया लगेगा खेल कर भी, और थोड़ा सा सम्मान वाली भी बात आप महसूस करोगे इसमें। तो कैसा लगा पहली बार जब खेल? सर पहली बार तो बहुत बढ़िया लगा सर। एक वो होता ना कि एक बंदे को कोई जानता नहीं है ना, तो उसकी कोई पहचान नहीं, तो एकदम से उसको वो एक टूर्नामेंट खेल रहा है, उसके गले में मेडल आया था, सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो थोड़ी सी सर सम्मान की बात हो जाती है सर। उसके बाद फिर आगे कैसे बढ़े? आगे सर फिर बस के 2016 से 2020 तक फिर मैंने सर क्रिकेट खेला, फिर 2019 तक सर। तो फिर 2019 के बाद फिर मुझे ये था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है सर। वो होता है ना कि इच्छाएं कभी मरती नहीं, तो मेरे दिल में था कि मैंने इंटरनेशनल लेवल तक खेलना है। तो बट मुझे उसमें दिख नहीं रहा था क्रिकेट में कि मैं इंटरनेशनल खेल पाऊँगा, क्योंकि उसमें चैलेंजेस ऐसे थे कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था सर मेरे लिए भी। मेरे लिए नहीं सर, काफ़ी प्लेयरों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर बैडमिंटन तो था ही, मैं सोच रहा था कैसे जाऊं बैडमिंटन में। फिर आपको जैसे मैंने बताया कि श्वाना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उसने सारा फिर मुझे प्रोसेस समझाया कि कैसे कैसे जाना है। फिर मैं अबोहर गया था सर अपना ट्रायल देने बैडमिंटन का 2019 में ही, तो वहाँ पे मेरी नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुई थी। तो आज जो एक डिसेबल पर्सन है वो स्पोर्ट अपनी सेलेक्ट करना चाहता है, तो वो व्हील चेयर में जाए कि बैडमिंटन में जाए? नहीं सर, एक्चुअली ना जितने भी हैंडीकैप्स है सर, सभी क्या कर रहे हैं इस वक्त, जो मेरा मानना है सर, जैसे मान लो आप लगा लो आप पावर लिफ्टिंग के प्लेयर हो सर, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा नाम। अब मैं क्या करूँगा यार, उस बंदे का इस गेम में बहुत नाम है, उसके पास पैसा भी, मैं भी क्या करूँगा, मैं पावर लिफ्टिंग चूज़ कर लूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा मेरी बॉडी के लिए वो सही है कि नहीं, बट मैं उस चीज़ को चूज़ कर लूँगा। बाद में क्या होगा, मैं उसको कुछ दिन के लिए करूँगा और बाद में उसको छोड़ दूँगा सर। जी सर, ये चीज़ें हैं कि हर हैंडीकैप्ड को ये सोचना चाहिए कि उसके लिए गेम कौन सी सही है और उसका दिल क्या कह रहा है, किस गेम के लिए कह रहा है, वही गेम चूज़ करनी चाहिए उनको। तो इसको वो कैसे सोचे, कैसे डिसाइड करे कि मैं किस गेम में जाऊँ? सर देखो, जैसे श्वाना मुझे मिली नहीं थी तब, उससे पहले ही मेरा मन था कि मैंने बैडमिंटन करना है, ठीक है ना। वो तो श्वाना एक जरिया बन गई मेरे लिए। तो ये होता है कि सब दिल में होता है सबके कि मैंने ये गेम करनी है, हर इंसान के दिल में होता है। बट ये है कि जैसे फ्रेंड मिल गए, उन्होंने किसी और गेम के लिए मोटिवेट कर दिया, वो उस गेम में चला गया। ये कोई कोचेस होते हैं, वो मोटिवेट कर देते हैं और गेम के लिए, वो और गेम में चला गया, ऐसे होता है सर। तो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स को, पैरा स्पोर्ट्स को? सर मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, स्पोर्ट हो रही है, बट जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रही सर स्पोर्ट। क्योंकि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल मिलता है, पैरा प्लेयरों को कोई पैसा नहीं मिलता उस चीज़ का। बट अभी भगवंत मान की तरफ से चलो मिल रहे हैं, भगवंत मान जी की तरफ से। तो जैसे अदरवाइज अभी ज़्यादातर उस चीज़ को मतलब कि इग्नोर किया जा रहा है। स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, और जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनको भी इतनी भी नहीं है सर फैसिलिटी। वो भी उनको भी ओलंपिक जैसी और एशियन गेम जैसी गेमें खेलनी, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, फिर जाके उनको पैसे मिलते हैं, बाकी टूर्नामेंट में नहीं मिलते सर उनको। तो शबाने के साथ लव में कैसे आ गए? सर बस वो बातें होती रही सर, ऐसे ही बस चलती रही बातें कि मैंने भी सोचा कि सही है, मतलब कि मेरे लिए सही है, बट मुझे मंजूरी चाहिए थी श्वाना की। मैं बात रखने के लिए भी डर रहा था उस चीज़ को कि पता नहीं मुझे कुछ सुना ना दे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है श्वाना, कि वो मुझे कुछ सुना ना दे, ऐसे मतलब कि डर लग रहा था उस चीज़ के लिए। पर फिर भी कह रहे ना कि जब बात निकलनी है, जब दिल मिलने, तो अपने आप हो जाता है, तो मैंने रख दी थी सर बात फिर। तो हिम्मत बनानी आसान थी, मुश्किल था? हाँ जी सर, बहुत मुश्किल था सर, बहुत मुश्किल था। तो अगर मैं इसको समझूं कि जब डिसेबिलिटी को फेस करना ज़्यादा मुश्किल था कि शबाना को मनाना ज़्यादा मुश्किल था?
सर डिसेबिलिटी को फेस करना तो मुश्किल था ही, बट उससे मैं, हाँ ये बात सही है सर, उससे ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा था शिवाना को मनाना सर। क्योंकि मैं, एक तो सर होता है ना कि जैसे दूसरा बंदा इंटरनेशनल लेवल खेल रहा है और मेरा कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये बहुत मुश्किल था कि बंदा आगे से पता नहीं कैसा है ना, मुझे कुछ सुना ना दे या कैसा बिहेव करेगा मेरे साथ, तो ये मेरे लिए मुश्किल था, बट चलो भगवान की तरफ से हो गया काम। कितने दिन चली आपकी डेटिंग? सर बात तो हमने कम से कम सर 5-6 महीने की, उसके बाद मैंने रखा था अपना, मतलब कि जो भी मेरे दिल में था बात रखी थी। फिर शिवाना ने थोड़ा टाइम मांगा था इस चीज़ के लिए, बट शिवाना मान गई थी सर बाद में। देर आए दुरुस्त। हाँ जी सर। तो आपने ट्रेनिंग के लिए, फिर आपको तो बैडमिंटन आता नहीं था। जी सर। तो कैसे ट्रेनिंग ली आपने? सर बहुत मुश्किल आई सर, बहुत जारी सर। तो लुधियाना में मैंने एडमिशन ली थी। जब मैंने ट्रायल देने गया था बोहर में, तो उस वक्त न्यूज़पेपर में निकला था कि इसको ऐसे व्हीलचेयर की ज़रूरत है। तो फिर लुधियाना में लोधी क्लब वालों ने, जो राम सर प्रेसिडेंट है वहाँ के, तो उन्होंने, उनके सारे जो मेंबर्स हैं, अनंत सर जो हमारे कोच भी रहे हैं बैडमिंटन के, तो सतनाम सर, तो वो सब ने मिल के कंट्रीब्यूट किया था सर, और मुझे फिर 70,000 की व्हीलचेयर लेके दी थी उन्होंने। पैरा स्पोर्ट्स प्लेयर को कोच ईजिली मिल जाते हैं? नहीं सर, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे याद है सर 2020 में जब मैंने एडमिशन ली लुधियाना बैडमिंटन अकेडमी में, तो वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने एडमिशन तो दे दी थी सर मुझे खेलने के लिए, बट चैलेंज क्या था, कोच नहीं हुए। कोच ने सर उनको बोल दिया प्रेसिडेंट को, जो हॉल के प्रेसिडेंट थे, कि मैं इनको कोचिंग नहीं करा सकता, कि मेरे बस की नहीं है। तो फिर वो प्रेसिडेंट मेरे पास आए, वो कह रहे अश्विनी भी आपको सॉरी हमारी तरफ से, आपको हम कोच नहीं दे सकते। तो कोच, एक तो कोच दे नहीं सकते, ऊपर से अगर एक हफ्ते के अंदर आपने अपना कोच नहीं लेकर आए तो आपको भी अकेडमी छोड़नी पड़ेगी, आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी सर, जी सर। तो फिर मैं सर बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गया था, मैं क्या अब तो बहुत मुसीबत वाली बात आ गई, अकेडमी भी छोड़नी पड़ जाएगी। तो फिर सर मैंने शिवाना से इस मुद्दे पे बात की, तो शिवाना ने कहा कि हमने शादी तो करनी ही है, ठीक है ना। तब शादी नहीं हुई थी? हाँ, तब शादी नहीं हुई थी। वो कह रही आज नहीं तो कल हमने शादी करनी है। घर वालों ने तो तब भी नहीं मानना, अगर हम उनके आगे रख तो चुकी थी शिवाना बात अपने घर वालों के आगे, बट वो मान नहीं रहे थे। शिवाना को पता था कि नहीं मानेंगे। वो कह रही कि ऐसे करो, फिर उनको बोलो 1 हफ्ते के अंदर मेरा कोच आ रहा है। तो मैंने इनको बोल दिया प्रेसिडेंट को दूसरे दिन, मैं कहा सर 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5-6 दिन में मेरा कोच आ जाएगा। वो कह रहे ठीक है, तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहना। कोच लेने के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें पैसा है कि क्या है, क्या दिक्कतें हैं सबसे बड़ी? सर मेन तो पैसा ही है सर। पैसे की भी सर, आपको मैंने जो चीज़ मैंने फेस की है सर, हम दोनों ने, वो क्या थी, आपको मान तो जाएंगे कोच प्रैक्टिस देने के लिए सर, वो आपको 2 या 3 या 5 या 6 दिन या 7 दिन सिखा देंगे कोचिंग, मतलब कि अपनी कोचिंग दे देंगे। उसके बाद सर वो क्या करते हैं, इग्नोर मारना शुरू कर देते हैं। अगर हमने उनको उनकी फीस दी होती है ना सर, तो फिर वो पूरा अपने दिल से सिखाते हैं। तो बिना पैसे के मुझे नहीं लग रहा सर कि कोचिंग भी लेनी आसान है सर। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कोचेस क्यों नहीं अपॉइंट होते हैं ताकि हेल्प हो सके? सर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे एकेडमी में 3 कोचेस हैं, ठीक है, बट जब हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि वहाँ कोचेस हैं, तो वहाँ के कोचेस कहते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं करा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, उनके पास बच्चे बहुत हैं। तो हमें ये सुनने को मिलता है सर। तो फिर हम सर जाएँ तो जाएँ कहाँ? फिर हम क्या करते हैं सर कि जैसे आप एनजीओ चलाते हो, कभी आपकी हेल्प ले ली, कोई और एनजीओ चलाता है, कभी उनकी हेल्प ले ली कि पैसों के लिए, कोच को देने के लिए, ऐसे सर पे हमारा सर्कल चलता है सर। तो आपका ईस्ट अफ्रीका का स्पोर्ट्स ट्रिप क्या था, वहाँ क्या प्रॉब्लम थी आप? सर प्रॉब्लम जो आई थी वो फाइनेंशियली ही आई थी सर, क्योंकि वो मेरा और शिवाना का फर्स्ट था सर, बल्कि शिवाना पहले इंटरनेशनल खेल चुकी थी, अफ्रीका का फर्स्ट था हमारा। तो उसमें क्या था कि सिर्फ 1 लाख ही जमा हो पाया था, जो हमारी हेल्प कर रहे थे भगवान महावीर सेवा संस्थान वाले, प्रेसिडेंट ऑफ राकेश जैन, तो वो 1 लाख ही जमा कर पाए थे। वो दूसरा ऑप्शन था कि अब अश्विनी को कहाँ से स्पॉन्सरशिप दिलाएं, तो शिवाना का चलो हो ही जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख आना था, 50,000 तो शिवाना को हो ही आता, 1 लाख था उनके पास। तो चैलेंज था कि मुझे कैसे दिलाएंगे स्पॉन्सरशिप। तो फिर एक मैम है रंजू जैन, जो उन्हीं के मतलब कि मेंबर है महावीर संस्था, भगवान महावीर सेवा संस्थान के। तो फिर उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ये मैं करूँगी पूरा। फिर उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड, जो भी उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बोला। फिर ऐसे ऐसे करके सर मतलब कि अरेंज हो गया था सर। और कुछ कैटेगरी में भी प्रॉब्लम थी वहाँ पे? कैटेगरी में सर जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी सर, कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो हम साथ जाते हैं ना टीम के, तो वहाँ ना शारजा में, क्योंकि वो थी पहले हमारे इंडिया न्यू दिल्ली से शारजा से युगांडा, ठीक है सर। शारजा में जब फ़्लाइट उतरी तो
एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया सर। जी सर। तो जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ ही रुक गए, उन्होंने फिर दूसरे दिन आना था युगांडा, दूसरे दिन ही वो थी क्लासिफिकेशन थी सर 10 बजे से स्टार्ट, ठीक है। उन्होंने आना था शाम को 4 बजे प्रेसिडेंट ने। तो फिर क्लासिफिकेशन ऐसे हुई कि सब कुछ उनको समझाना होता है प्रेसिडेंट को। जो ये पहली बार सुन रहा है, ये क्लासिफिकेशन क्या होती है? सर क्लासिफिकेशन एक्चुअली ये जैसे स्पाइनल अलग होते हैं, ठीक है, 2 लेग बहुत अलग होते हैं, अनपुटी अलग होते हैं, तो उनके बेस पे कैटेगरी बनाई गई है सर। क्योंकि स्पाइनल 1 लेग बोथ या अनपुटी के 2 लेग बोथ वालों के साथ नहीं खेल सकता, उनको स्पाइनल ही चाहिए, स्पाइनल को स्पाइनल ही चाहिए आगे, मतलब कि कैटेगरी सेम होगी तभी वो एक दूसरे को कंपटीशन दे पाएंगे, ठीक है सर। तो ये चीज़ थी कि इस चीज़ को कैटेगरी कहते हैं सर। तो ये चीज़ आई थी मेरे सामने। तो मान लीजिए आप एक स्पोर्ट के लिए जा रहे हैं। जी सर। तो हर कैटेगरी का प्लेयर जाएगा? हाँ जी सर, उसमें हर कैटेगरी का प्लेयर जाता है। जी सर। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी वर्ल्ड वाइड सेम है कि इंडिया की अलग है और बाहर के देशों की? नहीं सर, सेम है, वर्ल्ड वाइड सेम है। हाँ जी। तो जब एक प्लेयर खेलता शुरू करता है तो उसे पता होता है कि मेरी क्या क्लासिफिकेशन है? हाँ जी सर। सबसे जब फ्रेशर प्लेयर जाता है तो उसकी क्लासिफिकेशन होती है, उसको बताया जाता है कि आपकी ये कैटेगरी है। जी सर। आपको कैटेगरी के बारे में पहले पता था? जी सर, मुझे पता था कैटेगरी के बारे में। जाके प्रॉब्लम क्यों हो गई? प्रॉब्लम एक्चुअली सर इसलिए हो गई थी कि क्योंकि जो एक मेरे फ्रेंड सर्कल में है सर, उनको हार्ट अटैक आ गया था और टीम मैनेजर उनके साथ ही रुक गए शारजा में। तो हम पहुंच चुके थे युगांडा अफ्रीका में। तो 10 बजे क्लासिफिकेशन थी, उन्होंने शाम को 4 बजे पहुंचना था मैनेजर ने। तो क्लासिफिकेशन उनके अंडर होनी थी मैनेजर के, उन्होंने सब कुछ समझाना था डॉक्टर्स को, ये प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ समझे, कोई था नहीं तब सर पास में, तो उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे कैटेगरी व्हील चेयर 2 दे दी सर, जबकि मेरी कैटेगरी व्हील चेयर 1 बनती है। हाँ, तो डॉक्टर ने अपनी मर्जी से वो चीज़ कर दी थी सर। तो क्या कर सकता है, उसके पास पावर होती है, वो कर सकता है कैटेगरी? हाँ जी सर, डॉक्टर कर सकते हैं, डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर उनके चीज़ में वो माइंड में चीज़ नहीं है कि ये प्लेयर इस चीज़ में खेल सकता है या नहीं, फिर वो कैटेगरी दे देते सर उसको, उस प्लेयर को। तो कैटेगरी चेंज करके खेलना आसान होता है, मुश्किल होता है? सर एक बार जो कैटेगरी मिल जाए ना, उसको चेंज करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो उस चीज़ के लिए सर मैं पिछले 4 साल से जूझ रहा हूँ। ये कहाँ से चेंज होती है? सर होगी इंटरनेशनल लेवल पर ही, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना जाना पड़ेगा, उसके बाद चेंज होगी सर जी। तो अभी आपकी भी चेंज नहीं हुई? नहीं, अभी मेरी भी नहीं चेंज हुई सर। आप कराना चाह रहे हो? जी सर, कराऊंगा तभी आगे पहुंचूंगा सर। तो लास्ट इलेक्शन में आपको आइकन बनाया गया, तो वो जर्नी बताओ आप। सर हमें आइकन बनाया गया था डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी जी के अंडर। तो उन्होंने हमें सौंपा था कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को जागरूक करना है वोट के लिए, तो लोगों में जागरूकता लानी है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने हमें मतलब कि वोट उसमें उस चीज़ के लिए रखा था उन्होंने। तो आपको लगता है कि केवल इलेक्शन के समय एक्सेसिबिलिटी की बात होती है कि व्हीलचेयर वहाँ जा सकती है, उसके अलावा इसकी कोई बात नहीं करता? जी सर, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। इलेक्शन के टाइम इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि डिसेबल्ड के लिए वाशरूम कौन सा सही रहेगा, या वहाँ पर इतनी हाइट में स्टेप में तो व्हील चेयर जो डिसेबल्ड है उसके लिए हम क्या कंफर्टेबल चीज़ कर सकते हैं, रैम्प के कितने फुट का रख सकते हैं, व्हील चेयर कितने फुट की होती है, फिर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं सर। वैसे कोई चीज़ नहीं पूछते कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है सर। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? सर भेदभाव तो मुझे पता नहीं सर, बट इलेक्शन के टाइम में इसलिए वो करते हैं कि उनकी जो पब्लिसिटी, उस वक्त पब्लिसिटी होनी होती है सर, ठीक है, उस वक्त इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बाद में इस चीज़ को सर कोई पूछता ही नहीं। कैसे आपको कैसे लगता है कि क्या चेंज लाया जाए कि हर समय इन बातों का सोसाइटी या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखे? सर देखो अब तकरीबन जैसे मॉल भी बनने लगे हैं सर, ठीक है ना सर। तो मॉल्स में भी क्या करते हैं कि वो एक स्टेप तो बनाते हैं, साथ में एक रैम्प भी बना देते हैं कि अगर कोई मान लो डिसेबल भी आ रहा है तो उसके लिए आसान हो जाए। तो मैं गवर्नमेंट से सर यही अपील करूँगा कि आप चलो जब इलेक्शन का टाइम होता है तब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो कि हैंडीकैप्स की एक पर्सनल लाइफ भी होती है ना, उसके बाद भी लाइफ है, इलेक्शन के बाद भी लाइफ है, जो उसको मतलब कि बहुत कुछ ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो उस चीज़ों का प्लीज़ कृपया करके ध्यान रखें आप, क्योंकि हैंडीकैप्ड भी इंसान होते हैं, उनको भी हक है पूरा आगे पहुँचने का। तो इस चीज़ के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जो एक डिसेबल पर्सन आज आपको सुन रहा है वो कैसे स्पोर्ट्स में एंटर करे, सबसे पहले वो क्या करे? सर सबसे पहले तो मेरी एक ही एडवाइस है, जितने भी डिसेबल है, हैंडीकैप्स है, चाहे वो ब्लाइंड है चाहे वो डेफ है सर, कि आपको नेगेटिव करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे,
ठीक है, पीछे खींचने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे और डिसेबल भी मिलेंगे आपको। ये नहीं कि आप डिसेबल हो आपको डिसेबल नहीं मिलेंगे, डिसेबल भी आपकी टांग खींचने वाले मिलेंगे। तो आपने नेगेटिव नहीं होना, आपने एक अपना गोल रखना है कि मैंने इस चीज़ में आगे जाना है तो जाना है, पीछे नहीं हटना बस। और जो आपको आज पहली बार सुन रहा है और अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है, उसको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उसको क्या आज अपने आप में बदलाव लाना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके? हाँ जी सर, मैं ये भी आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, क्योंकि मेरे पापा की जब डेथ हुई थी 2002 में, उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था सर, ठीक है। तो बट कोई जरिया नहीं मिल रहा था, बट मेरे मन में था कि मैंने कुछ करना है। मैं ये नहीं सोच के बैठ गया था कि मैंने सुसाइड कर लेना या कुछ कैसे मर जाना है, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था। मेरे मन में था कि नहीं, करना तो करना है, बट वो क्या था कि सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था मैं, ठीक है सर। तो बल्कि जब मुझे सही वक्त मिला फिर मैं उस चीज़ में चला गया, मैंने अपने आप को करके दिखा दिया कि हाँ मैं कुछ हूँ। यही बात है कि डिप्रेशन में नहीं जाना, बस ये सोचना है कि आप अच्छा क्या कर सकते हो। और आप आगे आपका क्या गोल है? सर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हर प्लेयर का एक ही गोल होता है, अगर वो स्पोर्ट्समैन है उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलनी है, एशिया गेम खेलनी है और ओलंपिक खेलना है, ठीक है। तो हर प्लेयर का एक ही मोटिव होता है कि उसने ये बड़े गेम खेलने हैं, इसलिए वो टूर्नामेंट खेलता है सर। और शबाना के साथ आज खुश हो आप? बहुत ज़्यादा सर। आपको लग रहा है वो सही डिसीजन था? बहुत ज़्यादा सही डिसीजन था सर। क्यों, ऐसा क्या क्या बदलाव आया आपकी लाइफ? सर बदलाव ये था कि मेरा जो मोटिव था क्रिकेट खेलते खेलते कि मैंने इंटरनेशनल खेलना है, तो उस चीज़ को एक शबाना के आने के बाद ही सर वो पूरा हुआ। अगर शबाना के साथ शादी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता था कि अभी तक भी मैं इंटरनेशनल प्लेयर बन पाता सर। तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों की तरफ से फैमिली एक्सेप्टेंस आ चुकी है? नहीं सर, मेरी फैमिली की तरफ से तो है, बट उनकी फैमिली से नहीं है सर। आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा? सर आई डोंट नो सर, कुछ नहीं कह सकते सर, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों, आपको लग रहा है बदलाव आएगा नहीं? सर देखो, मैंने पिक्चरों वगैरह में या लोगों के मुंह से सुना हुआ था कि मुस्लिम होते हैं जो बहुत कट्टर होते हैं कि ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते अदर कास्ट को ना, शादी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो अब मैं रियलिटी में देख रहा हूँ उस चीज़ को कि हाँ ये बाकी सही बात थी कि ऐसे बाकी में ये पिक्चरें भी सही, मतलब कि सही बनी हुई हैं कि ऐसे मुस्लिम लोग नहीं एक्सेप्ट करते सर किसी को। अगर आप एक बदलाव चाहते हो जो गवर्नमेंट की तरफ से हो या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, जिससे आपको लगता है कि डिसेबल कम्युनिटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तो वो एक बड़ा बदलाव क्या लाना चाहते हो आप? सर मेरा एक ड्रीम है सर कि जैसे सभी पंजाब के जो प्लेयर हैं सर, बड़े बड़ी अकेडमियों में जाके सर बाहर प्रैक्टिस करते हैं सर, क्योंकि पंजाब में बिल्कुल भी कोचेस नहीं है पैरा वालों के लिए। आप जितने भी सर बड़े प्लेयर देख लो, अभी तक पैरा वाले जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना सर, उनकी आप हिस्ट्री खोल लो, किसी ने भी पंजाब में प्रैक्टिस नहीं की, वो सभी बाहर अदर स्टेट में जाके कर रहे हैं। तो ये मैं भगवंत मान जी को एक ध्यान में लाना चाहता हूँ इस बात को कि आप प्लीज़ इस बात को थोड़ा गहराई से सोचें कि जो बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने इतने नाम कमाए हैं आज, वो उन्होंने पंजाब में प्रैक्टिस की या नहीं, अदर स्टेट में उन्होंने प्रैक्टिस जाके की है सर, तभी उनका नाम बन पाया। तो क्या कमी रही पंजाब सरकार की तरफ से जो इतने इतने बड़े प्लेयर पंजाब में प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बाहर जाके उनको ये नाम मिला। तो इस चीज़ को गहराई से सोचें, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर कोचेस रखें पैरा वालों के लिए पंजाब में, और बड़ी बड़ी जो अकेडमी जिसमें बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, सारी गेमें हो सर, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी कॉम्प्लेक्स बना है ग्वालियर में, ठीक है। उन्होंने भी पूरा सोच समझ के पूरा बनाया कि उनमें सारी गेमें एक ही उन्होंने कॉम्प्लेक्स में कर दी सारी पैरा वालों के लिए। तो ये भगवंत मान जी को भी सोचना चाहिए कि ऐसा है कि एक कॉम्प्लेक्स बनाए पंजाब में जिसमें सारी गेमें हों और वर्ल्ड क्लास कोचेस हो उसमें, तो जिनको मतलब कि बाहर जाने की लोड़ ना हो प्लेयरों को, क्योंकि फैमिली है सर, आजकल फैमिली प्रॉब्लम बहुत है। कुछ प्लेयर अच्छे प्लेयर हैं जो फैमिली की वजह से घर में ही रह जाते हैं, बाहर स्टेट में जाके इतनी महंगी गेम नहीं कर सकते वो। एक आखिरी सवाल, शादी से पहले लाइफ बढ़िया थी कि अब शबाना के साथ शादी के बाद लाइफ ज़्यादा बढ़िया हो गई है? सर पहले ये होता था कि चलो लाइफ तो बढ़िया थी, पर ये था कि चलो इतना मतलब कि सीरियस नहीं लेते थे तब लाइफ को सर, कि चलो खेल लिया, मौज मस्ती कर ली, बस ये था सर। कि बल्कि वो गोल जो शबाना के आने के बाद मिला है सर, तो मेरे हिसाब से तो शबाना के साथ शादी होने के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी सर। थैंक यू यहाँ आने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के से आप अपनी लाइफ में स्टैंड टॉल हुए हैं, तो ये सुनने वाले बहुत सारे ऑडियंस डिसेबल कम्युनिटी से लोग आपको सुन के अपनी लाइफ में स्टैंड टॉल होंगे। थैंक यू सो मच सर।